आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखेंगे कि प्रो प्लस जेक्टाइल यहाँ वर्ड का यूज हुआ है। प्रो प्लस जेक्ट का यहाँ यूज हुआ है। आप देखिए वो प्रो मतलब होता है थ्रो, यानी कि प्रोजेक्ट है, जेक्ट मतलब हो गया थ्रो, प्रो मतलब किसी पॉइंट से, मतलब किसी पॉइंट से आप इसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो, फेंकते हो या रिलीज करते हो किसी भी पॉइंट से, और उसका मोशन किसी ग्रेविटी के अंडर में होता है, तो इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे अगर आप किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को ऐसे आप छोड़ देते हो, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, आप छोड़ देते हो, तो आपने बस उसको वहाँ से छोड़ा, मतलब उसको आपने एनर्जी नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने मोशन किया, फिर भी उसने मोशन किया। उसको मोशन कराया कौन? ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से उसने मोशन किया। अब यही एग्जाम्पल नहीं, एक और एग्जाम्पल है। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करते हो तो बॉडी पहले ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है। तो जब आप ऊपर थ्रो किए तो आपने उसको एनर्जी दिया। जब उसको आपने एनर्जी दिया तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी समाप्त होने लगी। समाप्त किया कौन? उसको इंड किया कौन? ग्रेविटी। अपोज किया उसको, लेकिन नीचे आते समय क्या किया? उसको सपोर्ट किया। तो एक तो एग्जाम्पल ये बनता है कि सर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर सकते हैं। तो जब हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ऐसे मोशन को वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। VPM, क्या कहेंगे उसको? VPM, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। और सेकेंड होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मान लो कि आप क्रिकेट खेलते हो, फील्डर के रूप में आप काम कर रहे हो, गेंद को आपने पकड़ा और इससे थ्रो किया, तो ये इतना हाइट से गेंद को ऐसे थ्रो करते हो तो क्या लगता है गेंद इसी हाइट को मेंटेन करके जाता है क्या? ऐसे जाता है फिर ऐसे गिरता है। खेले हो? गोली है तो कच्चा कहते हैं इसको ना, ओ कच्चा कहते हैं, वही कच्चा पक्का जो भी है। अब देखो इस ग्लास की गोली होती है, हम लोग क्या करते हैं, इतना हाइट पर है और उसको निशाना साधते हैं हम लोग ऐसे, है कि नहीं? तो एक्चुअल में वो किस पाथ को फॉलो करता है, कभी देखे हो आप? वो ऐसे सीधे जाता है फिर नीचे गिर जाता है, तो उस पाथ को कहते हैं पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ? यानी किसी हाइट पर आप चढ़ जाओ और वहाँ हाइट पर से आप गेंद को ऐसे थ्रो करो, फेंको हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो धीरे धीरे कर्व होते हुए नीचे गिरता है, तो उसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि आपने उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। ठीक है, क्या वो उसी पाथ को फॉलो करते रहता है? हॉरिजॉन्टल ही पाथ को फॉलो करता है? नहीं ना, वो पाथ उसका चेंज हो जाता है। आखिर में उसके पाथ को कौन चेंज किया? ग्रेविटी। यहाँ भी इफेक्ट किस पा रहा है? ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट आ रहा है। उतना ही नहीं, फुटबॉल को आप किक करते हो, फुटबॉल को आप लोग किक करते हो, मान लो 2 आदमी है, 3 आदमी है, 10 आदमी फुटबॉल खेल रहे हो, जब उसको आप किक करते हो तो किसी न किसी एंगल पर जाता है, तो क्या उसी एंगल पर सीधे वो चलते जाता है? नहीं, कैसे जाता है वो? इस तरह से देखो, ये आपका लेवल हो गया, अर्थ लेवल हो गया, देख बाबू ध्यान से, ये अर्थ लेवल हो गया। यहाँ से फुटबॉल को किक किया तो ऐसे गया ना, तो क्या ऐसा ही जाता है हमेशा कि ऐसे जाकर फिर ऐसे गिरता है? देखो देखो देखो, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ देखा ना, है ना? तो ये जो पाथ फॉलो किया इसका भी नाम होता है पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ? पैराबोलिक पाथ, है कि नहीं? तो एक हॉरिजॉन्टल थ्रो किए तो भी पैराबोलिक पाथ, और किसी एंगल पर उसको फेंके तो भी पैराबोलिक पाथ, लेकिन ऊपर थ्रो किए तो कौन सा पाथ को फॉलो किए? सोचो तो, कौन सा पाथ को फॉलो किया? पाथ कैसा है? स्ट्रेट पाथ। कैसा पाथ है? मतलब वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन जब ऑब्जेक्ट करता है तो वो कैसा मोशन होगा? 1D मोशन। कौन सा मोशन? तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। एंड हाँ, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। 2D मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, 3D मतलब 3 डायमेंशनल मोशन।
सिर्फ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो सिर्फ 1D के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड या थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, देन द ऑब्जेक्ट मूव अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हो कि हमने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया यू स्पीड से। कितना स्पीड से? यू स्पीड से थ्रो किया। इस शुरू में मैंने एनर्जी दी अपना कितना? यू मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे वो ऊपर गया धीरे 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 इसका स्पीड घटता गया। एक समय ऐसा आया कि यहाँ 0 हो गया। जब आप किसी भी बॉल को ऊपर थ्रो करते हो कुछ देर के बाद वापस आता है या नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना पॉइंट पर वो रुका होगा, तभी तो लौटा होगा। अरे बोलो यार। तो कहने का मतलब कि यू मीटर पर सेकेंड आपने थ्रो किया, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस पॉइंट पर जाके वो क्या हो गया? 0। और जिस पॉइंट पर इसका स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाए? 0, उस पॉइंट का नाम है मैक्सिमम पॉइंट। उसका नाम क्या है? मैक्सिमम पॉइंट। मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है, मैक्सिमम पॉइंट पर। और जिस पॉइंट से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। उसका नाम है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है उसका नाम है मैक्सिमम पॉइंट। अब सुनिए, मतलब इससे ये ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उस हाइट का नाम होगा मैक्सिमम हाइट। इसका नाम क्या होगा भाई साहब? मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स इसको बोलते हैं। यानी कि इसको हम बोलेंगे एच मैक्स। एच मैक्स बोलने का मतलब है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट कब तक अटेन कर देगा? जब तक उसका वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता है। अगर मान लो ये वेलोसिटी का यहाँ 0 हो जाता तो यहाँ से यही होता मैक्सिमम हाइट इसका। अगर यहाँ 0 हो जाता ये हो जाता मैक्सिमम हाइट इसका। अगर मान लो ऊपर 0 होता तो और ऊपर जाता मैक्सिमम हाइट। तो डिपेंड करता है मैक्सिमम हाइट की इसकी वेलोसिटी किस पॉइंट पर जाकर 0 हो रहा है। अब जरा सोचो कि सर आपने यहाँ से थ्रो किया और यहाँ पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हुआ, तो जिस पॉइंट वेलोसिटी 0 हुआ मतलब उस पॉइंट का नाम है, और जो हाइट कवर किया उस हाइट का नाम है। तो टाइम तो लगा होगा ना। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर हम फेंकते हैं तो वेलोसिटी 0 होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। उस टाइम का नाम है टाइम ऑफ एसेंट। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? टाइम ऑफ एसेंट। यानी कि ऊपर जाने में लगा समय, मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में लगा समय। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है उसका नाम क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है उसका नाम क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम पॉइंट तक के हाइट को क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट कब तक रहेगा, कब तक अटेन होगा? जब तक उसका वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है? क्या ये मैक्सिमम पॉइंट पर यहाँ जी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। यहाँ जो है जी लग रहा होगा। यहाँ भी देखो जी लग रहा है, जहाँ से थ्रो किए थे वहाँ भी जी लग रहा है। तो जी हमेशा लगता रहेगा, चाहे वेलोसिटी घटे या बढ़े या वेलोसिटी 0 हो जाए, जी हर जगह लगता रहेगा। यानी कि सरफेस को छोड़ दिया जी लगेगा, चाहे सरफेस पर है तभी भी जी लगेगा। हम लोग खड़े हैं यहाँ भी जी नीचे लग रहा है, आप बैठे हो तभी भी जी नीचे लग रहा है, फैन में भी जी नीचे लग रहा है। हमेशा मोशन में रहे चाहे रुका हुआ रहे चाहे कैसे भी रहे जी लगेगा ही लगेगा। ग्रेविटी लगता ही लगता है।
बात समझे कि नहीं? तो अब बताइए मैक्सिमम पॉइंट पर एक्सीलरेशन जीरो होता है क्या? मैक्सिमम पॉइंट पर एक्सीलरेशन जीरो होता है क्या? नहीं, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है। इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अप्रॉक्स में हम लोग लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तीनों वैल्यू सेम है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस रहता है कि नहीं? मतलब कहने का, अब देखो क्या यहाँ मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर ये पार्टिकल हमेशा के लिए यहाँ रुका हुआ रहेगा? नहीं, अब यहाँ से नीचे आना चाहेगा। अब देखिए, अब ये नीचे आना चाह रहा है। जब ये नीचे आएगा, जब यहाँ से आ रहा होगा तो इसका इनिशियल स्पीड यहाँ जीरो रहेगा। इनिशियल स्पीड यहाँ जीरो रहेगा और यहाँ भी ग्रेविटी नीचे ही लगेगा। आते समय चाहे जाते समय ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे ही, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे ही। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। नीचे आते समय उसकी वेलोसिटी क्या करती है? धीरे धीरे इंक्रीज करती है और एक समय ऐसा आएगा जब वो ग्राउंड से टकरा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ गिरेगा, गिरेगा यहीं पर, लेकिन इस चीज़ को दिखाने के लिए हम यहाँ यूज किए हैं। बात समझे कि नहीं? मतलब ये भी पॉइंट ए ही है, ये पॉइंट आपका मान लो अगर इसको आप बी मानते हो तो ये पॉइंट बी ही है। बस आने का जो प्रोसेस है उसको मैंने थोड़ा सा हटा के दिखाया है। तो नीचे जो है ग्रेविटी लग रहा है तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ऊपर से कोई धक्का थोड़ी दिया, वो तो अपने से गिर रहा था ना ग्रेविटी की वजह से, है कि नहीं? तो नीचे ग्रेविटी लग रहा है तो उसको नीचे लेके आएगा, आराम से लेके आएगा। अब जैसे जैसे आएगा नीचे तो टकराएगा तो कुछ ना कुछ स्पीड से टकराएगा। तो जितना स्पीड से आप थ्रो किए थे ना, जितना स्पीड से आप थ्रो किए थे उसी लेवल पर आके गिर रहा है। तो मतलब उसका टकराते समय भी उसका स्पीड जो है वो यू मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। कितना रहेगा? यू मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, यू मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। नीचे टकराते समय उसका स्पीड उतना ही रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड से आप फेंके तो जब लौट के यहाँ आएगा ना तो उसका स्पीड 100 ही रहेगा, उसका स्पीड 100 ही रहेगा हमेशा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। अगर सेम लेवल है तब, लेवल सेम है तो, अदरवाइज नहीं। अगर मान लो कोई पूछ देगा कि यहाँ का स्पीड बताइए तब डिफरेंट होगा, यहाँ का बताइए तो डिफरेंट होगा, लेकिन सेम लेवल का स्पीड सेम होगा। एक और बात बता दूँ आपको, जैसे मान लीजिए जाते समय यहाँ पर था ना, तो अगर आते समय इसी लेवल पर ये ऑब्जेक्ट अगर आ जाएगा यहाँ पर तो आते समय भी स्पीड यहाँ का और यहाँ का दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि लेवल सेम है। इस चीज़ को हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। तो 2-3 बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उसका नाम है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है उसका नाम है मैक्सिमम पॉइंट, है कि नहीं? और देखिए जितना ये हाइट अटेन करता है उसका नाम है मैक्सिमम हाइट, ठीक है? और एक और बात, और जितना टाइम लिया उसका नाम क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। क्या नाम है? टाइम ऑफ एसेंट। ये है मैक्सिमम हाइट और ये क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। अब बताइए आते समय इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो। और जब ये लेवल पर आएगा टकराएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? जितना से हम थ्रो किए थे उतना ही हो जाती है, सेम। एक और बात, इस पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? मैक्सिमम पॉइंट से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है उसका नाम है टाइम ऑफ डिसेंट। क्या नाम है उसका? देखिए ऊपर जाने में लगा समय को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। ये टर्मिनोलॉजी है, उसका नाम है टाइम ऑफ एसेंट। और नीचे आने में जो टाइम लगता है उसका नाम क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये देखिए, ये है आपका बाबू टीडी, ये है टीडी, और टीडी का मतलब हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। आप सुनो, मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा, आने में जो टाइम लगा, वो दोनों सेम होगा 100%, क्योंकि जितना रिटार्डेशन से ये घट रहा था उतना ही से ये बढ़ेगा भी। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे ये इक्वल हुआ।
ठीक है। इसमें नया नया टर्म आपको क्या क्या सीखने को मिला। पहला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा आपका मैक्सिमम पॉइंट, तीसरा आपका मैक्सिमम हाइट, चौथा आपका टाइम ऑफ एसेंट, पांचवा आपका टाइम ऑफ डिसेंट, और लास्ट एक पॉइंट आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को आपने यहां से थोड़ा, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, देखिए यहां से ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मेरे हाथ से जब वो छूटा, हवा में वो जितना देर तक था वो, और फिर वो वापस आया, जब तक मेरे हाथ में नहीं आया था तब तक का समय, मतलब जाने में और प्लस आने में जो समय लगा उस टाइम का नाम है टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली से एरोप्लेन जो है उड़ा, दिल्ली से एरोप्लेन क्या हुआ, उड़ गया, अब पटना में आके गिरा, मतलब कि टेकअप किया, बात समझे कि नहीं। हाँ, दिल्ली से उड़ा अब पटना में टेकअप किया, मान लीजिए 10 बजे वहाँ उड़ा, फ्लाई किया वहाँ 10 बजे, और यहाँ उतरा मान लीजिए 11 बजे, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 1 घंटा। क्योंकि जब सरफेस छोड़ा था, दिल्ली का धरती को जब छोड़ा, अब पटना के धरती को जो टच किया, उसके बीच वो कितना टाइम लिया? 1 घंटा। तो उस टाइम का नाम क्या देंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि एक बार सरफेस को छोड़ दिए, और फिर जितना टाइम के बाद वापस आ रहे हैं उस सरफेस पर, उसका उस टाइम का नाम क्या पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपको बार बार रिपीट करेगा, जैसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, यही 5 केसेस 6 केसेस जो हैं आपको बार बार इसमें रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसका मतलब हम लोग डिस्कस किए कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उसका नाम है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैक्सिमम पॉइंट, जिस पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है। अब देखिए हम टाइम ऑफ एसेंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैसे एक लिखा गया है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया और मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में उसने जितना टाइम लिया उसका नाम है टाइम ऑफ एसेंट। या ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेन करने में, मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जो टाइम लगा उसी का नाम है टाइम ऑफ एसेंट, दोनों बोल सकते हैं। जैसे यहाँ तक पहुँचेगा तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा ना, तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने में जो टाइम लगा उसी का नाम क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। या मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा उसी का नाम क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। दोनों बात एक ही है ना, बस बोलने का तरीका अलग है सिर्फ। अब सोचिए आपका यहाँ, अब देखिएगा तो आपका यहाँ वाई आंसर में इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है? यहाँ इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड है u मीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे बाबू, अब फाइनल जो स्पीड है यहाँ, फाइनल स्पीड जो मैक्सिमम पॉइंट पर है v इक्वल टू 0। और एक्सीलरेशन की बात की जाए तो एक्सीलरेशन देखिएगा नीचे है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन नीचे है, वो हो जाएगा -g। क्यों माइनस में? कि मैंने यहाँ बताया है कि जिसकी डायरेक्शन ऊपर होगी उस सबको पॉजिटिव लेंगे, और जिसकी नीचे होगी उस सबको माइनस में लेंगे। इसका मतलब कि जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड उसको निगेटिव लिया जाएगा। तो ऊपर में देखिए u ऊपर है तो u प्लस में लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए v 0 है तो 0 के आगे +2 चाहे माइनस, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन देखिए g नीचे है तो एक एक्सेशन के सामने देखिए -g लिख दिया ना, निगेटिव में आ गया, नीचे रहेगा तो माइनस, ऊपर रहेगा तो प्लस, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। पता इसे न्यूमेरिकल बनाते समय इसका यूज करते हैं ताकि गलती नहीं हो, बस ये गलती नहीं, एक तरह का लॉजिक टर्म है ये, है ना, जिसका यूज करके हम न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं,
इसलिए इसका यूज किया जाता है, और कोई इसका रोल इसमें नहीं है। अब देखिए टाइम हमको निकालना है, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। तो सोचिए आपने एक इक्वेशन पढ़ा था, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें भी हो, यू हो, ए हो, टी हो, भी हो, यू हो, ए हो, टी हो। तो कैसा इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ v की वैल्यू 0 हो गई, यू की वैल्यू यू दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ माइनस जी है, टी की वैल्यू यहाँ टी ए हो गया, टाइम ऑफ एसेंट टी ए। अब इसको यू को इधर सेंड कीजिएगा तो माइनस यू, और इसको दीजिएगा तो माइनस जी टी ए, माइनस जी टी ए। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, देख ध्यान से। तो टी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखना है यहाँ, ये जी नीचे चल जाएगा, यू बाई जी, यू बाई जी, ये देखिए आ गया। मतलब टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला आया यू बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट निकालने का फॉर्मूला आया हम लोगों के पास u बाई जी। यू है इनिशियल स्पीड, यानी कि जितना स्पीड से आप उसको थ्रो कर रहे हो, जितना स्पीड से आप उसको थ्रो कर रहे हो, इनिशियल स्पीड। और g हो गया ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कहने का इसका सिंपल बात यहाँ है, देखना कि जितना स्पीड से आप इसको थ्रो किए हो, देखना बाबू, जितना स्पीड से आप इसको थ्रो किए हो उसमें जी से डिवाइड कर दो, जितना से आप इसको थ्रो किए हो उसमें जी से डिवाइड कर दो, उसका निकल जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। जितना स्पीड से हम थ्रो किए हैं उसमें जी से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। एज एग्जाम्पल देखिए, मैंने 100 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को फेंका, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल मैंने 100 मीटर, 100 मीटर, एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल एकदम फिगर के साथ आपके सामने मिलेगा। हमने यहाँ 100 मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ फेंका, 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। 100 मीटर पर सेकेंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ फेंका, तो एक समय ऐसा आया होगा जैसे कि उसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, 0। अरे एक समय ऐसा आया होगा जिसको उसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, 0। किसके वजह से, ग्रेविटी के वजह से, किसके वजह से, ग्रेविटी के वजह से। तो सर कितना टाइम में इसका वेलोसिटी 0 हुआ, तो मैंने कहा कि टाइम अगर निकालना है तो तुमने कितना से फेंका था, तो 100 से। कौन इसको अपोज किया, जी, तो जी से डिवाइड कर दो, 100 बाई जी, तो बोलो कितना आ जाएगा आंसर, 100 बाई जी का वैल्यू 10 ले लो, कट जाएगा सर। टाइम कितना आएगा, 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में ये इसका स्पीड 0 हो जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर। कहाँ पहुँच जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट पर 10 सेकेंड में। अब तुम बिना फॉर्मूला के लॉजिकली तुम बता सकते थे, बिना फॉर्मूला के लॉजिकली बता सकते थे, है कि नहीं। कैसे, देखना ध्यान से, ये g की वैल्यू कितना होता है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हर सेकेंड उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से घट रहा है। एक्सीलरेशन निगेटिव है ना जी, तो एक्सीलरेशन निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्पीड जो है हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से घट रहा है। तो बताओ 100 से फेंके थे, तो 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 90, 2 सेकेंड बाद 80, 3 सेकेंड बाद 70, 4 सेकेंड बाद 60, 5 सेकेंड बाद 50, 6 सेकेंड बाद 40, 7 सेकेंड बाद 30, 8 सेकेंड बाद 20, 9 सेकेंड बाद 10 सेकेंड बाद, मतलब 10वां सेकेंड में 0 हो गया। तो ऐसे लॉजिकली आराम से बता सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही नहीं, ऐसा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकूँ, 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकूँ, तो
तो कितना टाइम में वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा? 4 सेकेंड। या लॉजिकली सोचोगे तो हर सेकेंड जो है उसका स्पीड 10 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 40 को 0 होने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड। अगर मान लीजिए हम 98 मीटर पर सेकेंड से फेंका मैंने, 98 मीटर पर सेकेंड से, 98 मीटर पर सेकेंड से फेंका मैंने उसको, और जी का वैल्यू 9.8 लेना है। जी का वैल्यू 9. अब कितना सेकंड से फेंका? 98। तो बताइए कितना देर में वो 0 हो जाएगा? 10 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? फिर 9, देखिए 98 बाई 9.8 कीजिए, आराम से कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितना से हम थ्रो कर रहे हैं उसमें किससे डिवाइड करेंगे कि टाइम निकल जाएगा? ग्रेविटी से। यानी कि जी का मान कितना लेंगे? 10 या 9.8। बोलेगा तो 10 लेंगे, नहीं बोलेगा तो 9.8। मतलब अपने मान से हम कुछ नहीं लेने वाले। अगर मान लो कि नहीं बोला तो 9.8 लेंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि नहीं 10 ही लीजिए, लिख देता है कि जी का वैल्यू 10 लेना है, तो 10 लेना है। अपने मन से 10 नहीं ले सकते। हाँ, अगर आसान करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए।